हेलो किड्स। आज हम सेल का एक और पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर आप देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आप देखिए कि आपको न्यूक्लियस के पास जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये सेल है, उसमें आपको न्यूक्लियस के आसपास जाल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक मतलब आपके सेल के अंदर। ठीक है, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जाल के समान जो अंदर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसका वर्ड मतलब क्या दिया है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल्ड है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल्ड है। ठीक है, तो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस के आसपास और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको सेल के अंदर बिल्कुल जाल नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा विस्तार दिखाई देगा, फैलाव दिखाई देगा, वो किसका होगा? वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है ये कंपार्टमेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। और ये किस किस की बनी हुई है हम अभी वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टिब्यूल्स और सिस्टर्नी और वैक्यूल्स इन सब से मिलकर ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब क्या शेयर द सेम ल्यूमन। ठीक है, इन सब में आपको देखिए कि स्पेस प्रेजेंट है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई मैंने। ठीक है, और यहाँ से वापस से आपकी क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो डेवलप होगी इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से। तो ये अंदर जो स्पेस है वो क्या है? वो क्या है? ल्यूमन है। क्योंकि ये ल्यूमन है, अगर अपन ये सेल है तो ये ल्यूमन है। ठीक है, और बाहर जो है वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा ल्यूमन। ल्यूमन मतलब क्या होता है? कैविटी। ठीक है, या स्पेस। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। ठीक है, अरेंज्ड इन ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं और वेसिकल्स होती हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिस्टम बना रही है, और जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं और शेयरिंग द कॉमन सेम ल्यूमन। ठीक है, ये ल्यूमन है। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी सेल्स, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। जो साइंटिस्ट थे पोर्टर, उन्होंने टर्म दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब उन्होंने स्टडी की और उन्होंने एक नेटवर्क देखा, और उन्होंने क्या नाम दिया उसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हम ल्यूमन की बात कर रहे थे, तो ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस। देखो, तीन वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, और एक होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, और इंटर मतलब बीच में। तो इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब अंदर जो स्पेस है, सेल के अंदर जो स्पेस है, वो ER की वजह से, ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये ER है, तो ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया, ये साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट हो गया। और जो ER के अंदर है, ये ER के अंदर वाली स्पेस है, ये ल्यूमिनल हो गई या इनसाइड ER हो गई। ठीक है, तो ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, सेल के अंदर की जो स्पेस है उसको ER दो में डिवाइड कर रहा है। एक तो हो गई ल्यूमिनल जो कि खुद ER के अंदर है, और एक बाहर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ER का जो मेन काम होता है, मेन काम वो होगा प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस का। ठीक है, तो इस स्लाइड में, इस स्ट्रक्चर में अपने मोटा मोटा देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
किन किन चीज़ों का बन के मिलकर बना है, और आपको सेल के अंदर वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, जैसा कि अपन ने राइबोसोम को देखा था, जैसा हमने सेंट्रियोल बेसल बॉडी देखा था, हमने सीलिया फ्लैजिला देखा, तो इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ठीक है, जो जिसको दो अलग अलग नाम दे रखे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब इस डायग्राम में भी आप देखिए कि हमने यहाँ बोला था कि न्यूक्लियर एनवेलप के आसपास है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप से ये जो टिब्यूल्स हैं, ठीक है, और जो सिस्टर्नी है, और ये नेटवर्क बना रही है। ठीक है, नेटवर्क बना रही है, और ये कहाँ तक जा रही है, आपके देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा है। तो आप देखो कितना बड़ा झाल बना रखा है इन्होंने सेल के अंदर। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी फाउंड ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपको दिख रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका फैलाव नजर आ रहा है। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। ये आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, वो क्या है, ये राइबोसोम से। ठीक है, ये राइबोसोम से जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, वो राइबोसोम से। अब रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंटिन्यूअस। यहाँ पर आप देखिए, अब ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी बोलते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लैक डॉट्स में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स है। तो वो मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगी क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर ये, जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है तो वो हो गई क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर आप देखिए कि ब्लैक डॉट्स नहीं प्रेजेंट है तो वो गई क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो हमने इस डायग्राम में भी देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ आप देखिए ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कनेक्टेड है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड मेनली इन सिस्टर्नीज। ठीक है, ये सिस्टर्नीज से मिलकर बना है। ठीक है, और इनमें एसोसिएटेड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप बात एक ध्यान रखने की बात है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ किसकी वजह से है, वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, खुरदुरे, ठीक है, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जलिका। ठीक है, और चिकनी अंतः प्रद्रव्य जलिका। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ है, वो किसकी वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस से। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, स्मूथ है। ठीक है, और इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अरेंज इन ट्यूब्यूल्स विथ नो राइबोसोम्स अटैच्ड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा क्या बात हो गई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जाल का रूप है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपको दो टाइप में दिख सकता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इमेज है। ठीक है, जो कि क्या बताए, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन पर आप देखिए कि ये जो ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है,
राइबोसोम। तो ये किस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई? ये हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो नोट द डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, राइबोसोम्स ऑन द मेम्ब्रेन। इमेज शोइंग आर और SER। हमने क्या बोला था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होती है, तो ये आपको देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है ये, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, अंदर न्यूक्लियस है, ये आपको कितना अच्छा सा न्यूक्लियर पोर भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको ये राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, तो वो क्या हो गई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर आप देखिए कि राइबोसोम्स नहीं नजर आ रहे हैं, वो हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 स्ट्रक्चर जो मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। एक होती है सिस्टर्नी, एक होती है वेसिकल्स, और एक होता है टिब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और टिब्यूल्स, ये मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। आप देखिए कि ये जो सिस्टर्नी है, वो सिस्टर्नी आपको देखिए कितनी आपको अनब्रांच दिख रही होगी, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, और ऊपर जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो मतलब इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो क्या बनाने में हेल्प करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, ठीक है। और टिब्यूल्स जो होंगे, ये टिब्यूल्स देखिए आप, टिब्यूल्स ये क्या ब्रांच्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इनके ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है, जैसा कि आपको सिस्टर्नी में नजर आ रहे, मतलब इनके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, और राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाने में हेल्प करेगी? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में हेल्प करेगी। ये देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये जो आपके सिस्टर्नी है रफ एंडोप्लाज्मिक, और अगर यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक सॉरी इस पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिस्टर्न्स जो होंगी, ठीक है, सिस्टर्न्स जो होंगी वो किस क्या काम आएंगी? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के काम आएंगी, और ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के काम आएंगी। तो सिस्टर्न्स जो होंगी दे आर इलोंगेटेड, लंबी है, दिख रहा है, अनब्रांच्ड है, ये भी दिख रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, sac like structure of 400 to 500 angstrom which are placed one above the other, ठीक है, इन पैरेलल बंडल, एक दूसरे के ऊपर, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वन अबाउ द अदर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर ये, हाँ, ठीक है। द सर्फेस ऑफ सिस्टर्न इज रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड, अभी बताया, ठीक है, सो फॉर्म्स RER। और ये कहाँ पाई जाती है? इट इज ऑकर्स मेनली टूवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, ये देखिए आप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पास आपको क्या दिख रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या है? ये ओवल और राउंड मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, ये वेसिकल्स, ठीक है, ये वेसिकल्स, ठीक है, ओवल है और राउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। मतलब जो आपके वेसिकल्स सिस्टर्नी से पिंच ऑफ होगी या टिब्यूल से पिंच ऑफ होगी, वो कहाँ पाई जाएंगी? वो साइटोप्लाज्म में अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेंगी। तो वेसिकल्स आर ओवल और राउंड मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म, और इनका डायमीटर होता है 250 to 5000 एंगस्ट्रॉम। टिब्यूल्स, टिब्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम RER बाय लॉस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, कि अगर इनमें से राइबोसोम्स आप हटा दें सिस्टर्नी में से, तो ये टिब्यूल्स जैसे हो जाएंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर आप सारे राइबोसोम्स हटा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो टिब्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय लॉस ऑफ राइबोसोम। तो SER इज मेड ऑफ मेनली ऑफ टिब्यूल्स, ठीक है, SER जो टिब्यूल्स होंगे वो किसके लिए होंगे? SER से, और सिस्टर्नी किसके लिए होंगे? RER के लिए, ठीक है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दे आर ट्यूब्यूल्स, दे आर इलोंगेटेड, इस स्ट्रक्चर में भी, इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है, और इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स आर इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, यहाँ पर आप देखिए ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग निकली हुई है, ये ब्रांचिंग निकली हुई है,
ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के समान है, ठीक है। 500 टू 1000 एंगस्ट्रॉन इन डायमीटर, ठीक है। विद जॉइंट्स विद सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स टू फॉर्म नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे ही एक नेटवर्क बनाती है। अब एक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल रहे हैं। ग्रैन्युलर क्यों बोल रहे हैं? क्यों? खुरदरी, खुरदरी किसकी वजह से? राइबोसोम्स की वजह से, इसलिए इसको हमने क्या बोला? ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The name rough comes from the electron microscopy images where ribosomes are observed, ठीक है। रफ किसकी वजह से? राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोटिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ठीक है। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दैट इज 60S इज अटैच टू ER, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, हमने जब राइबोसोम्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80S राइबोसोम्स होते हैं, 40S और 60S। जो स्मॉल यूनिट होती है वो 40S होती है और लार्जर यूनिट जो होती है वो 60S होती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तब ये दोनों यूनिट जो है वो अटैच हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब जो लार्जर यूनिट है 60S वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहती है। और वो किससे अटैच रहती है? ये भी हमने पढ़ा था, राइबोफोरिन से। राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो larger subunit of ribosome that is 60S is attached to ER membrane when there is no active protein synthesis going on. The attachment of ribosomes to ER membrane is done by glycoprotein called ribofourin 1 and ribofourin 2, ठीक है। अब ये जो सेल्स जिनमें कि प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। और जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो सेल्स जिनमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, सिक्रीटरी एक्टिविटी ज़्यादा होगा, उनमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगी? उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इज रिलेटेड टू राइबोसोम्स। तो दो सेल्स विद एन इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी शो डेंस पाइल्स ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। और हमने बोला था सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस में मेन होता है, विच मीन्स हाईली डेवलप्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई राइबोसोम जब राइबोसोम, ठीक है, जब ER से कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? रफ ER, ठीक है। ये किससे बनी है? सिस्टर्नी से, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि पैंक्रिया के सेल्स, ठीक है, दे प्रोड्यूस द प्रोटीन इंसुलिन, ठीक है। और तो जो जो पैंक्रिया के सेल जिनमें कि इंसुलिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है, उनमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगी? प्रोटीन सुनते ही मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो सेल्स ऑफ पैंक्रियास दैट प्रोड्यूस द प्रोटीन इंसुलिन हैव अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि यहाँ पर ये देखिए, अपन प्रोटीन सिंथेसिस का छोटा सा थोड़ा सा देख लेते हैं और वो कैसे रिलेटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ आप देखिए कि mRNA आया, ठीक है, डीएनए से मैसेज लेके आया, ठीक है। जब आया तो ये देखो कि हम ये जानते हैं कि जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो mRNA से अटैच होती है, ठीक है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तब ये दोनों यूनिट जो होती हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप ट्रांसलेशन चल रहा है, इलोंगेशन हो रही है, पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन, ये क्या है? पेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये इलोंगेशन कर रहा है। और ये देखिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, उस पर आप देखिए कि ये ट्रांसलोकोन है, ठीक है। और आप ये देखिए राइबोसोम्स अटैच्ड है,
और राइबोसोम्स के साथ mRNA है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेप्टाइड चेन जो है वो बन रही है। ठीक है, जब आपके ये देखिए कि जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से फिर ये कहाँ आ गए, ये अंदर आ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। ये देखिए फोल्डेड प्रोटीन, ताकि और जो भी मॉडिफिकेशन हो वो इस ल्यूमेन में हो पाए। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब प्रोटीन की प्रोसेसिंग और सिक्रीशंस। ठीक है, क्या आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसमें आप देखिए कि ये प्रोटीन्स जो है वो ल्यूमन में आ रहे हैं, पेप्टाइड चेन जो है वो ल्यूमन में आ रही है, यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। ठीक है, फिर वो पिंच ऑफ हो रहे हैं किसमें, वेसिकल्स में, ये वेसिकल्स में पिंच ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताया था वहां पर। ठीक है, वेसिकल्स में पिंच ऑफ होके किससे ज्वाइन कर रही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जहां पर उनकी और ज्यादा प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जहां पर और ज्यादा प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन होगा, और उसके बाद में जो फाइनल जो भी प्रोटीन्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो राइबोसोम असेंबल प्रोटीन्स फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड एंट्रिंग रफ ईआर। हम अभी रफ ईआर की बात करें, प्रोटीन्स मूव थ्रू रफ ईआर वेयर दे आर फर्दर मॉडिफाइड। ठीक है, ये फर्दर मॉडिफाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये री ट्रांसपोर्ट वेसिकल कंटेन्स द प्रोटीन आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द रफ ईआर। यहाँ से पिंचिंग ऑफ हो गई, ये पिंच ऑफ हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फ्यूज हो गई। ठीक है, एंड प्रोटीन्स आर रिलीज टू द इनसाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स में रिलीज हो गई। वहां पर क्या होगा, प्रोटीन्स आर फर्दर प्रोसेस्ड और स्टोर्ड। ठीक है, प्रोसेस किया जाता है प्रोटीन को, स्टोर किया जाता है। वहां से क्या होगा, वेसिकल कंटेनिंग द फिनिश्ड प्रोटीन्स, यहाँ से भी वेसिकल्स निकली, आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और वेसिकल्स ट्रेवल टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर ट्रेवल करती है और फ्यूज करती है और प्रोटीन को बाहर रिलीज कर देती है, रिलीज द प्रोटीन टू द आउटसाइड। अब ये आप देखिए कि ये इमेज मैं वापस लेके आई हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। अब आते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर ईआर या फिर एसईआर। ए ग्रेन्युलर क्यों बोला, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने इनको ए ग्रेन्युलर बोला, और इसीलिए हमने इनको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स विच आर कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम बात कर चुके हैं। देयर आर नो राइबोसोम्स, ये भी हम बात कर चुके हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसीलिए इनको हम स्मूथ बोलते हैं। और इनका ये उन सेल्स में ज्यादा होंगी जहां पर लिपिड मेटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिफिकेशन या कैल्शियम स्टोरेज का काम होगा। ठीक है, तो वो सेल्स जहां पर लिपिड मेटाबॉलिज्म या फिर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जो कोई भी अगर हमारी बॉडी के लिए खराब पार्टिकल्स हैं उनको हटाना, ठीक है, और कैल्शियम स्टोरेज जैसे कि मसल सेल्स, ठीक है, वहां पर SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो ज्यादा मात्रा में होंगी। तो कौन सी सेल्स, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन वाले सेल्स में जहाँ पर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, वहां पर कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। और वो सेल्स जहाँ पर लिपिड का मेटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिफिकेशन या कैल्शियम स्टोरेज का काम होगा, वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि SER के फंक्शंस यहाँ पर हमने मेन पढ़ लिए, अब हम एक एक को देखते हैं। ठीक है, तो वो सेल्स जो कि स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, ठीक है, दो सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगी, जैसे कि लेडिक सेल्स इन टेस्टिस और फॉलिकुलर सेल ओवरी में। ठीक है, इनमें SER की मात्रा जो होगी स्मूथ एंड, SER मतलब आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी।
जो आपकी मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि जो मसल सेल्स हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको नाम हमने दे दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ स्पेशलाइज्ड SCR, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटेन इन स्ट्रेटेड मसल। और इसका काम क्या होता है, ये कैल्शियम को स्टोर करती है और रिलीज करती है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ताकि कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की, ठीक है, और ये मेनली काम कौन करता है, लीवर, वर्टिब्रेट का लीवर। SCR इन द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है बहुत सारे टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस और ड्रग्स। ठीक है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में फूड से, एयर से और वाटर से आ सकते हैं। अब लीवर सेल्स के कौन से सेल्स, हिपैटोसाइट्स। ठीक है, हिपैटोसाइट्स द लीवर सेल्स। ठीक है, इनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। शो है हाईली डेवलप्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ठीक है, इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम P450 प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, P450 प्रोटीन फैमिली, ये इसका इंचार्ज होता है जो रिमूव करता है किसको, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को। ठीक है, इसके अलावा डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ 6-फॉस्फेट ग्लूकोज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और क्या काम होगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है यूजली स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, लीवर में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर्ड रहता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन मेनली इन लीवर। ठीक है, अब जब टू हार्मोन्स रेगुलेट द ग्लूकोज रिलीज, ठीक है, दो हार्मोन्स जो होंगे वो ग्लूकोज रिलीज को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, लीवर से ब्लड की तरफ। Two hormones regulate. Glucose is usually stored as glycogen, mainly in the liver. Two hormones regulate the glucose release from the liver to blood. एक तो है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। ठीक है, जब कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, 6-फॉस्फेट ग्लूकोज। ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, जब कैटाबॉलिज्म होता है ग्लाइकोजन का तो 6-फॉस्फेट ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है और इसी वजह से सेल को लीव नहीं कर पाता, कैन नॉट लीव द सेल। तो उसको करने के लिए सही ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंकर होता है, वो फॉस्फेट हटाता है, रिमूव द फॉस्फेट रेसिड्यू, और जिससे कि अलाउइंग ग्लूकोज टू बी मूव्ड आउट ऑफ द सेल, जिससे कि ग्लूकोज जो है वो सेल के बाहर मूव आउट कर जाए। अब क्या क्या डिफरेंसेस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा कि डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी दिखती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कैसी दिखती है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन पर क्या है, राइबोसोम अटैच टू द मेम्ब्रेन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। ठीक है, RER किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्टिसिपेट सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स, और SCR और ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। ठीक है, RER ये इट इज इंटरनल एंड कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से कनेक्टेड रहती है, तो इट इज पेरिफेरल एंड कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब RER में राइबोफोरिन्स जो होते हैं हेल्प इन अटैचमेंट टू द राइबोसोम्स। ठीक है, RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं RER पर। ठीक है, और उनके अटैचमेंट के लिए कौन हेल्प करता है, राइबोफोरिन्स। और SCR में राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो वहां पर राइबोफोरिन्स की भी जरूरत नहीं है। RER इट माइट डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जो RER है वो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप होता है।
ठीक है। और SER किससे डेवलप होता है? जब RER से राइबोसोम्स आप हटा दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SER में। तो ये डेवलप फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कॉमन फंक्शंस क्या है? ठीक है, कॉमन फंक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना जो भी प्रोटीन और लिपिड बने हैं। ठीक है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स टू अनदर ऑर्गेनली। ठीक है, जो कि गोल्जी एपरेटस हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, उसके बाहर हो सकता है। ठीक है, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, विच हेल्प्स टू प्रोवाइड द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेल्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, इसके अलावा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब सेल डिवीजन होता है तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर हो जाती है, और वापस से जब टीलोफेज स्टेज आती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है। तो दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये क्या करता है? ये इतना जाल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक स्केलेटल फ्रेमवर्क दे रहा है। ठीक है, और उससे क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है सेल को। ठीक है, दे प्ले वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क, सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब कुछ वर्ड्स हैं कि भाई सेल्स को अगर हम होमोजिनाइज करें बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज अगर होमोजिनाइज करें, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो क्या होगी? वो ट्यूब टूट जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाएगी। ठीक है, तो दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अटैच्ड राइबोसोम्स। यहाँ आप देखिए ये माइक्रोसोम्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये ग्रेन्युलर माइक्रोसोम्स। ठीक है, ठीक है, तो दे आर फ्रेगमेंट्स। जब सेल्स को बहुत तेजी से हमने होमोजिनाइज किया, ठीक है, तो सेल जो है वो टूट गई, और दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ, यहाँ पर आप हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ एंड माइक्रोसोम्स क्या है? दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिन पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप में तो ये आपको दिखेंगे कि फ्रेगमेंट्स है और उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रोसोम्स। तो इसका मतलब सेल तो टूट चुकी है, तो माइक्रोसोम्स आर नेवर प्रेजेंट इन लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल में नहीं प्रेजेंट होती है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि माइलॉइड बॉडी। ठीक है, माइलॉइड बॉडी में क्या होता है? दे आर मासेस ऑफ SCR। ठीक है, और फाउंड इन रेटिनल सेल्स, रेटिनल सेल्स में पाए जाते हैं। और निसिल ग्रेन्यूल्स, निसिल ग्रेन्यूल्स क्या है? दे आर मासेस ऑफ RER। ठीक है, ये आप देखिए, ये निसिल ग्रेन्यूल। ठीक है, ये माइलॉइड बॉडी, दे आर मासेस ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन रेटिनल सेल्स। और निसिल ग्रेन्यूल आप यहाँ पे देखिए कि ये आपको नर्व सेल दिख रही होगी। ठीक है, दे आर मासेस ऑफ RER और प्रेजेंट इन साइटोन ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको निसिल ग्रेन्यूल में निसिल ग्रेन्यूल जो है वो दिख रहा है, और क्या है? मासेस ऑफ RER। अगर आपसे पूछा जाए निसिल ग्रेन्यूल क्या है, तो क्या है? मास ऑफ RER, और कहाँ प्रेजेंट है? साइटोन ऑफ न्यूरॉन। और अगर आपको पूछा जाए माइलॉइड बॉडी, तो उसमें वो क्या है? मास ऑफ SCR, और कहाँ पाया जा रहा है? रेटिनल सेल्स में। माइक्रोसोम्स क्या है? जब सेल फ्रेगमेंट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर अटैच राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसोम, और दे आर नेवर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन से मिलकर बनती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनका काम क्या होता है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पर्टिकुलर वर्क क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पर्टिकुलर वर्क क्या है। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू।